मेरा नाम एलेक्स है और पुलिस वाला होने के अलावा मैं अपनी मर्जी से फायर फाइटर का काम भी करता हूँ। आपको लगता होगा कि इन दोनों काम को करने के कारण मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत से किस्से होंगे, लेकिन आप यकीन करें या ना करें, मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक मंजर ना आग लगने पर हुआ है और ना ही गोली चलने पर, बल्कि वो तो मेरे हनीमून पर हुआ था। अब इस बात पर तो कोई शक नहीं था कि हम दोनों ने एक ही दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताया। हमने अपनी पहली रात ब्राजील के पैराडाइसिकल होटल में बिताई और जबकि हमें अगले दिन काफी जल्दी उठना था, लेकिन हमने सोचा कि हम देर रात तक होटल के बार में बैठकर दारू पिएंगे। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था जब हमें बहुत मजा आ रहा था। हमने साओ पाउलो पर बिताए और उन पलों को याद किया कि अचानक मेरा ध्यान किसी पर गया। दूर एक बारटेंडर खड़ा था जो हमारी तरफ ही देख रहा था। नहीं, वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था, वो तो सिर्फ मेरी बीवी लीसा की तरफ देख रहा था। यहाँ तक कि वो चुपके से देखने का नाटक भी नहीं कर रहा था। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि उसकी आंखें मुझ पर से ठहरी हुई थी। वो पता नहीं कितनी देर से एक ही ग्लास को साफ कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इन दोनों के बीच और कोई नहीं है। और इन सब में सबसे खराब बात यह थी कि लीसा को कुछ मालूम नहीं था। वो अभी भी मासूम बनकर मुझसे खाने और जगहों के बारे में बात कर रही थी। मेरी व्याकुलता के बीच लीसा ने मासूमियत में उस बारटेंडर को एक और ड्रिंक देने के लिए बुलाया और वो हमारे पास आ गया। लीजा ने उसे एक ड्रिंक लेकर आने को कहा, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसे अजीब लगना शुरू हो गया। वो आदमी उसकी आंखों में आंखें डालकर ऐसे देख रहा था जैसे उसे खा ही जाएगा। वो उसे जोर जोर से सांसें लेते हुए सुन सकती थी। हे, क्या मेरी बीवी के चेहरे पर कुछ लगा हुआ है? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम बहरे हो क्या? मुझे जवाब देते हुए उस आदमी ने लीजा की तरफ देखना बंद कर दिया और पहली बार अपना सर घुमाकर मेरी ओर देखा। अपनी नौकरी में मैंने सीखा है कि हमें किसी से भी डरना नहीं चाहिए और हर मुश्किल का डटकर सामना करना चाहिए। लेकिन मुझे ये मानना पड़ेगा कि मैंने बेशक दिखाया नहीं, लेकिन मैं बहुत डरा हुआ था। मुझे कुछ सेकंड्स तक देखने के बाद वो आदमी बिना एक भी शब्द कहे वहां से चला गया और ड्रिंक बनाने लगा। ये सब क्या था? क्या मैंने उस आदमी को कुछ कहा है क्या? नहीं, वो तो मैं काफी देर से इस तरह देख रहा था। अब मुझे वो ड्रिंक नहीं पीनी, चलो यहाँ से चलें। और बिना कुछ भी किए हम अपने कमरे में लौट गए। मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं थी कि हमने अपनी ड्रिंक के पैसे नहीं दिए। हमने पहले ही बात कर ली थी कि हमारे जाने से पहले बिल हमारे कमरे में आ जाएगा। हम अपने कमरे में पहुंचे और कुछ ड्रिंक्स पीने की वजह से हम जल्दी सो गए। मैं चौंक कर उठा। चांद की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो अभी सिर्फ 4 ही बजे थे। मैं अक्सर पूरी रात आराम से सोता हूँ और सीधे सुबह ही उठता हूँ, खासकर जब तब मैं ड्रिंक कर लेता हूँ। तो मेरी नींद इतनी जल्दी कैसे खुल गई? मुझे अपना जवाब जानने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगा, क्योंकि वो मेरे सामने ही खड़ा था। इतने अंधेरे में बिस्तर के कोने के पास, जहाँ खिड़की से आती हुई रोशनी भी पहुंच नहीं पा रही थी, एक आदमी की परछाई खड़ी हुई दिखाई दी। मुझे उससे पहचानने में कोई परेशानी नहीं हुई। वो बारटेंडर था। ठीक पहले की तरह वो अभी भी बस खड़ा ही था, लेकिन इस बार वो लीजा की तरफ नहीं देख रहा था, बल्कि मेरी तरफ देख रहा था। मैंने उठकर उस पर हमला करके मुझे और लीजा को इस हादसे से बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर भी उसके शरीर की तरह जम गया। मेरे शरीर का हर पुर्जा दर्द कर रहा था और मेरे हाथ और चेहरे पर पसीने आने लगे। मैं बहुत डर गया और डर के मारे सुन पड़ गया। तब तक वो बारटेंडर मेरे सामने था। उसके बाएं हाथ में उसने कुछ पकड़ रखा था। मैं देख नहीं पा रहा था कि वो क्या था। क्या वो हम पर हमला करने वाला था? मैं ये भी देख सकता था कि उसका दाहिना हाथ बेचैनी से हिल रहा था। वो आदमी अपना पूरा शरीर घबराहट में खुजा रहा था। मुझे पास से कुछ आवाज आई। जब मैंने मुड़कर देखा तो लीजा उठ चुकी थी। वो भी चिल्ला नहीं पाई, वो रो रही थी। उसकी आंखें मुझे बता रही थी कि शायद वो आखिरी बार हो सकता है जब हम एक दूसरे को देख रहे हों, कि हम उसके रहम पर हैं, और हो सकता है कि उसके पास हथियार हो। उसका हमारे सामने होना ही ऐसा था जैसे शरीर में चींटियों का चढ़ना। लीजा को उम्मीद हारते और रोते हुए देख मेरे अंदर का ज़मीर जागा। मैंने खुद से कहा कि मैं एक पुलिस वाला हूँ। मुझे इस तरह के लोगों का सामना करने के लिए ट्रेन किया गया है, और मैं किसी को भी अपनी बीवी को इस तरह परेशान करते हुए नहीं देखूंगा। भले ही मैं लेटा हुआ हूँ और मेरे पास कोई हथियार नहीं है, मैं हमारी रक्षा करूंगा। हिम्मत से भरकर अंधेरे कमरे के सन्नाटे को तोड़ते हुए मैंने पहले शब्द कहने का साहस किया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे जवाब देते हुए वो आदमी मेरे पास आने लगा। उसकी नजरें तीखी नोक की तरह हमें चुभ रही थी। मेरे अंदर का कण कण मुझे वहां से भागे जाने की चेतावनी दे रहा था, खुद को बचाने को कह रहा था। लेकिन ये आदमी मेरे साथ जो भी करे
मैं उससे खुद का बचाव करने के लिए बस थोड़ा सा पीछे हटा। मुझ पर हमला करने के बजाय उस आदमी ने बिना आंख झपकाए मेरे बिस्तर के बगल में रखे टेबल पर एक ग्लास रख दिया। अब अपनी ड्रिंक भूल गए। फिर वो आदमी मुड़ा और दरवाजे से बाहर जाने के लिए आगे बढ़ने लगा। दरवाजे पर पहुंचकर उसने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, ठीक मेरी आंखों में आंखें डालकर, और फिर बिना कुछ कहे चला गया। मैं दरवाजे पर भागा और मैंने लाइट जला दी। जैसे ही लाइट जली, मैंने और लीजा ने एक दूसरे को गले लगा लिया और रोने लगे। कुछ ही मिनट के बाद मैं बिना डरे होटल की अथॉरिटी से बात करने चला गया। जैसे ही उन्हें सब पता चला, उन्होंने उस बारटेंडर की तलाश शुरू कर दी, लेकिन वो जा चुका था। उसका सारा सामान वहीं था, लेकिन वो जा चुका था। अगले दिन होटल का मैनेजर हमारे कमरे में आया और उसने बताया कि वो आदमी अब उनके साथ काम नहीं करता। उसके अजीब बर्ताव की वजह से वो खुद भी उसे निकालने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं किया था। उस रात के बाद से कभी भी किसी ने उसे दोबारा उस होटल में नहीं देखा। कुछ दिन के बाद हम भी उस होटल से चले गए और हमें नहीं पता कि वो आदमी कभी वापस आया या नहीं। हालांकि वो हमें कभी दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसकी डरावनी शक्ल आज भी मेरे सपनों में आती है। हर बार जब भी मैं उठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो आसपास है और मुझे देख रहा है, और वो सब करने की तैयारी कर रहा है जो उस रात नहीं कर सका। कैंसस सिटी के लिए उड़ान 372A में बुक किए गए यात्री एरन ऑल्फ्रेड कॉलिन के लिए आखिरी बोर्डिंग कॉल है। कृपया फौरन गेट 3 की ओर बढ़ें। आखिरी जांच की जा रही है और कैप्टन दरवाजा बंद करने का आदेश देंगे। जल्दी करो वरना हमारी फ्लाइट छूट जाएगी। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? मैंने तुम्हें कहा था कि हिल्स मत पहनो, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें इसमें मेरी चाल अच्छी लगती है। और उसने सही ही कहा था। अपने काम से काम रखो, समझे? ओ बस भी करो फ्रेड, बेचारा मेरी तारीफ ही तो कर रहा है। मैं जानती हूँ कि मैं खूबसूरत दिखती हूँ। हाँ जो भी है, तुम बस जल्दी से हमारी सीट्स ढूंढो, मेरे पैर थक गए हैं। लेकिन मैंने तो अभी तक कुछ किया भी नहीं। तुम अभी से हनीमून की मूड में आ रहे हो। मैं इंतजार नहीं कर सकता। एक्सक्यूज मी प्यार के परिंदो, अगर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो तो क्या मैं अपनी सीट पर बैठ सकता हूँ? आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है? हाँ, अभी इस वक्त तुम और तुम्हारी बीवी, जाहिर सी बात है कि तुम बहुत सी किस्मत वाले हो, वरना तुम्हारे जैसे लड़के को तुम अपनी हद पार कर रहे हो। फ्रेड, छोड़ो इस पागल को और मेरे साथ आकर बैठो। देखो यहाँ से नजारा कितना सुंदर है। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा सफर अच्छा बीते। मुझे यकीन नहीं होता कि सारे रास्ते मुझे इस घटिया आदमी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। बस कुछ ही घंटे और मैं तुम्हें जन्नत की सैर करवाऊंगा। ओह जान, काश ये मेरा पिछवाड़ा होता। याक! बस बहुत हो गया, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। सुनो तुम बंदर की शक्ल वाले, अब मैं तुम्हारी इस बकवास से तंग आ गई हूँ। एक और, बस एक और हरकत अगर तुमने की तो मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगी कि तुम याद रखोगे, समझे? तुम जब ऐसे चिल्लाती हो तो और भी ज्यादा मजेदार लगती हो। ओके, अब बहुत हुआ, मैं फ्लाइट अटेंडेंट को बुला रहा हूँ। मैं कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ सर? मैं चाहता हूँ कि इस आदमी को मेरे पीछे से हटा दिया जाए। ये मेरी बीवी का अनादर कर रहा है। मेरा मतलब है कि हम अपने हनीमून पर हैं और ये... माफ कीजिए सर, इस वक्त कोई भी सीट खाली नहीं है। आपको एक दूसरे के साथ ही एडजस्ट करना पड़ेगा सर। लगता है कि तुम मेरे साथ फंस चुके हो। चुप रहो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। क्या हो रहा है फ्रेड? क्या हम यहीं मर जाएंगे? हम इस प्लेन में इस तरह नहीं मरने वाले, कम से कम मेरे पीछे बैठे इस पागल आदमी के साथ तो बिल्कुल नहीं। देवी और सज्जन, मौसम खराब होने की वजह से हमें उड़ान में थोड़ी परेशानी हो रही है। आप सभी से अनुरोध है कि अपनी जगह लौट जाए और कुर्सी बेड़ी बांध दें। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि हम ठीक से पहुंच गए। हाँ, मैं इस प्लेन से उतरने का इंतजार नहीं कर पा रहा। उस आदमी ने तब से कुछ भी नहीं बोला है। शायद वो तूफान देखकर डर गया होगा। देखो, वो बाथरूम जा रहा है। बहुत बढ़िया, इससे पहले कि वो हमारे पीछा करे यहाँ से निकलते। वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा, मैं उसे देखना नहीं चाहता। अब क्या हम उस अजीब आदमी के बारे में बात करना बंद करें एरन? ठीक है, रुको, ये मुझे लगता है कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हें कहती हूँ कि परेशानी में ज्यादा मत खाओ, ज्यादा वक्त मत लगाना। हल्का लग रहा है ना?
पहले से कहीं ज्यादा। ओह! बेचारा फ्रेड, ये शायद बहुत डरा देने वाला होगा। दूर हो जाओ मुझसे, मुझे अकेला छोड़ दो। ओह, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था फ्रेड। आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुमने ये शुरू किया था फ्रेड। तुमने पहले अपनी बीवी के सामने मेरा अपमान किया और फिर उसने भी वही किया। हो सकता है कि तुम उससे बचाना चाह रहे हो, लेकिन मैंने उसकी जैसी कई लड़कियों को घास काटने वाली मशीन के नीचे कुचला है। अब दरवाजा खोलो और एक मर्द की तरह मेरा सामना करो। बाहर आओ, बाहर आओ। अगर तुम अभी नहीं गए तो मेरी बीवी सिक्योरिटी को लेकर यहाँ आ जाएगी और तुम्हें मुझे परेशान करने के लिए अरेस्ट कर लिया जाएगा। क्या तुम जानते हो कि जब तुम बाहर आओगे तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? टुकड़े टुकड़े। नहीं, एरन, कोई है? प्लीज मेरी मदद करो। हेलो, हेल्प, कोई इसे रोको। अब तुम इसे छुप नहीं सकते। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। कोई, प्लीज मेरी मदद, प्लीज रोको, उसे रोको। फ्रेड, फ्रेड, उठो। क्या तुम ठीक हो? मैम, आप अंदर नहीं जा सकती। लेकिन वो मेरा पति है। हम अपने हनीमून पर आए हैं। डॉक्टर, इन्हें पैनिक अटैक हुआ है। इनकी वाइफ ने बताया है कि यहाँ हनीमून पर आए हैं ये। हेलो फ्रेड, क्या तुम अपना ट्रिप एंजॉय कर रहे हो? क्या? नहीं, नहीं, नहीं। सबको ऐसा लगता है कि मैं मर चुकी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं। अगर उन्हें पता चला कि मैं अभी भी जिंदा हूँ तो मैं नहीं जानती कि वो मेरे साथ क्या करेंगे। इसलिए खुद को बचाने के लिए और अपनी जिंदगी जीते रहने के लिए मुझे उससे हमेशा के लिए छुप के रहना होगा। ये बात कुछ महीने पहले की है, जब मैं अपने पति के साथ हनीमून पर गई थी। शेरन और मैं इस खूबसूरत शहर में घूम रहे थे जहाँ उसने मुझे ले जाने का फैसला किया था। वाह, इस जगह की वास्तुकला और सुंदरता को तो देखो। इस फुव्वारे के आगे मेरी तस्वीर लेना मत भूलना। मैं उस खूबसूरत फुव्वारे के आगे जाकर खड़ी हो गई। मैंने अपने हाथ अपने सर पर रखा और खिलखिलाकर हंसते हुए तस्वीर ली। हम बहुत ही अच्छा वक्त बिता रहे थे, लेकिन फिर हम रास्ता भटक गए और हमने शॉर्टकट लेने के लिए एक अंधेरी गली चुनी। और तब से ही मेरी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। तब तक रात हो चुकी थी और मेरे अंतर्मन से आवाज आ रही थी कि हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे पति ने मेरा मन शांत कर दिया। अरे तुम चिंता मत करो, ऐसी जगहों पर कुछ नहीं होता। ठीक है, शायद तुम सही कह रहे हो। चलो चलें। हम काफी देर तक चलते रहे। अंधेरी गली की ठंडी हवाएं मेरे चेहरे पर थप्पड़ की तरह लग रही थी। मैंने अपना ध्यान भटकाने के लिए आसमान के टिमटिमाते हुए तारों को देखना शुरू कर दिया। मेरे पति के पैरों की आवाज दूर होने लगी। यहाँ बहुत ही शांति महसूस हो रही थी, लेकिन फिर अचानक मुझे हमारे पीछे से किसी के पैरों की आवाज आती हुई सुनाई दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मैंने निकाह पहने दो आदमियों की परछाई देखी और वो भागते हुए हमारे पास आ रहे थे। उन्हें हमारे करीब आता हुआ देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उनके चेहरे नकाब के पीछे कैद थे। मैंने वापस मुड़कर अपने पति को देखा। शेरन, तुम कहाँ हो? शेरन! मैंने उसे आवाज लगाई, लेकिन तब तक वो जा चुका था। डर के मारे मैंने फौरन उन दोनों आदमियों को पीछे मुड़कर देखा। अब वो और तेजी से मेरे पीछे भाग रहे थे। उनके पैरों की आवाज मेरे कान में गूंजने लगी। नकाब के नीचे के उनके चेहरे काफी डरावने लग रहे थे और उभरे हुए जैसे वो जले हुए हों। उनकी आंखें खून की तरह लाल थी और मैं उनकी नजरों में पागलपन देख सकती थी। क्या चाहिए तुम्हें? रुको, दूर हो जाओ मुझसे। मैं जानती थी कि मुझे उनसे बचकर भागना ही होगा। मैं आसपास पड़े कबाड़ पर लड़खड़ाते हुए उनकी आवाज से डरकर भागने लगी। आखिरकार मैं उनसे बचकर एक चहल पहल वाली जगह पर पहुंच ही गई। मैंने अपने सामने अपने पति को देखा। वो आसपास ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई चीज ढूंढ रहा हो। वो मुझे देखकर हैरान हो गया और चैन की सांस लेकर मुस्कुराया। ओह, तुम कहाँ थी? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। वहाँ पीछे दो आदमी पीछे। तुम कहाँ थे? मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी और मुझे इस हालत में देखकर मेरे पति ने उसी अंधेरी गली की तरफ इशारा किया। उस गली में मुझे तो वहाँ कोई नहीं दिखा। जान, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें कोई वहम नहीं हुआ है? मैंने अपना सर हिलाया और उसे जोर से गले लगा लिया। उसकी बाहों में आकर मुझे सुकून मिला। हम होटल वापस आ गए। इस अनुभव के बाद मेरा दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। आखिरकार मैं शांत हुई। मैंने फैसला किया कि मैं अब दोबारा कभी भी किसी भी गली में नहीं जाऊंगी और अपने पति से पीछे भी नहीं रहूंगी।
उस रात सो जाने के बाद एक अजीब आवाज सुनकर मेरी नींद खुली। मैंने सुना कि हमारे कमरे के दरवाजे का लॉक खुला है और उसके बाद दरवाजा भी। मैं हमारे बिस्तर से देख सकती थी कि दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। एक एक इंच करके दरवाजा अपने आप खुलने लगा, लेकिन मैं हैरानगी में कुछ नहीं कर सकी। अजीब यह नहीं था कि दरवाजा खुल रहा था, अजीब तो ये था कि मुझे अच्छी तरह से याद था कि सोने से पहले मैंने कमरे के अंदर दरवाजे पर लगी कड़ी लगाई थी। तो फिर वो कुंडी की कड़ी कैसे खुली? इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाती, मैंने देखा कि नकाब पहने 2 आदमी कमरे के अंदर घुस आए। मैं हाफने लगी, मेरा दिल जोर से धड़क रहा था और डर रग रग में बस चुका था। ये वही 2 आदमी थे जो मुझे उस गली में भी दिखे थे और वो बहुत ही आराम से अब हमारे कमरे के अंदर आ चुके थे। मैं बहुत डर गई थी और चिल्लाने ही वाली थी कि अचानक मेरे मुंह पर किसी ने हाथ रख दिया। मैं चौंक गई। मुझे मालूम पड़ा कि वो हाथ मेरे पति का था। खुद को बचाने की कोशिश करते हुए मैंने उसकी तरफ देखा और इतना में मास्क पहने उन आदमियों ने मेरे मुंह पर टेप लगा दी। वो जरूर ये समझ गया होगा कि मैं उससे ये पूछने वाली हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। उसका भयानक चेहरा चांदनी रात में चमक रहा था। मैं पहली बार ये समझ पाई थी कि वो असल में क्या था। उसकी शैतान आंखें और गंदी शक्ल ने मुझे सब कुछ बता दिया था। उसके चेहरे पर वो निशान जो मुझे बहुत आकर्षित लगता था, उसने मुझे बता दिया कि वो वास्तव में क्या था। उस पर बुरी चमक आ गई थी। तुम्हें वाकई लगा कि उस गली से निकलने के बाद तुम इसे बच गई हो? ऐसा नहीं है। मैंने इन्हें काम अधूरा छोड़ने के लिए नहीं रखा। और इसी तरह उस आदमी ने मेरे हाथों पर भी टेप लगा दी और मुझे होटल से बाहर घसीटने लगे। उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी की डिक्की में डाला और डिक्की बंद होने से पहले जो आखिरी चीज मुझे याद थी वो था मेरा पति, जो मुझे होटल की खिड़की से देख रहा था। करीब 2 घंटे बाद गाड़ी एक सुनसान जगह पर आकर रुकी और उसकी डिक्की को खोला गया। उन दोनों आदमियों ने बेरहमी से मुझे बाहर निकाला और फिर मेरे मुंह से टेप हटाई। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज। इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी निकली। अगर तुम्हारा पति इतना घटिया अपराधी नहीं होता तो अब तक तुम अपनी जिंदगी से हाथ खो बैठते और वो इस गांव के हमें अच्छे पैसे दे चुका होता। हम पैसा लेंगे और तुम्हें यहीं छोड़ देंगे। अब से तुम अपने खुद के हाल पर हो। उसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए। मैं डरी, हांफती और रोती हुई बीच रास्ते में घूम रही थी। मुझे ये किसी बुरे सपने की तरह लग रहा था जो खत्म नहीं होने वाला था। अब मुझे अपने पति और उसके लिए काम कर रहे लोगों से बचकर जिंदगी जीनी थी। मैं कभी ऐसी किसी जगह नहीं जा सकती जहां वो मुझे ढूंढ ले। मैं मीलों दूर तक चलती रही जब तक कि मैं एक सड़क तक नहीं पहुंच गई और फिर मैंने वहां से पास के शहर तक की लिफ्ट ली। मैं जानती हूँ कि मेरे पति को लगता है कि मैं मर गई हूँ, लेकिन अगर उसे कभी भी ये पता चला कि मैं अब तक जिंदा हूँ तो मेरी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। इसलिए मुझे छुपा हुआ ही रहना होगा और सावधानी रखनी होगी ताकि वो मुझे कभी भी ढूंढ ना पाए। मैं आज तक नहीं समझ पाई कि वो मुझसे छुटकारा क्यों पाना चाहता था। मुझे नहीं पता कि ये किसी दूसरी औरत की वजह से था या फिर कुछ और, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि अगर उसने मुझे देख लिया तो मैं खतरे में आ जाऊंगी।